मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CS दीदी पर। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमने एक सीरीज़ की शुरुआत कर रखी है जिसमें हम EMRS, KB, NBS और साथ ही HPSC PGT कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना पोर्शन है फ्रॉम A to Z और जितनी डिटेल में आपको जाना चाहिए उतनी डिटेल में हम पूरा कंटेंट आप लोगों को कवर कराएंगे। आपको एक भी चीज़, एक भी टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इतनी सिंपल वे में और इतनी आसान शब्दों में और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि मैम आंसर कैसे लिखने हैं, कितना लिखना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए आपके आंसर्स की, ठीक है, और किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना है, उनकी बात भी आज करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले मैं बता दूं कि पाइथन में हम ऑलमोस्ट मॉड्यूल्स वाले चैप्टर पर तक पहुंचे हुए हैं। जो 2 चैप्टर्स आपके बचे हैं, फंक्शंस और फाइल्स, वो हम जल्दी ही कवर कर लेंगे और इसके साथ ही आपका पाइथन जो है वो कवर हो जाएगा। जो HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है कि EMRS वाली प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करनी है, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस जो है वो सिमिलर है उन लोगों से। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस आपका कॉमन है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। 20% ऑफ सिलेबस जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हम थोड़े दिनों बाद करेंगे। पहले हम जो कॉमन पार्ट है वो कवर करेंगे ताकि EMRS वालों का भी कवर हो जाए और साथ में HPSC वालों का भी कवर हो जाए। उसके बाद जो आपका रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, जो 20% सिलेबस है, वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे। मैं चाहूंगी कि आप वीडियो पॉज करें, ठीक है, और दोनों का आंसर लिखें। अपने जो स्टॉप वॉच है उसमें आप टाइमर लगाइए 5 से 6 मिनट का, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उस 5 से 6 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सोचना भी है, ठीक है, कि इसमें क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और लिखना भी है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है 10 या 12 लाइन से ज़्यादा कोई बच्चा नहीं लिख सकता है और उतना ही लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप वही मेरे को बस 15 लाइन भरनी है, नहीं, टू द पॉइंट लिखो, अच्छे वर्ड्स में लिखो, अच्छे तरीके से लिखो। ठीक है, लेकिन जितना लिख सकते हो अपना नॉर्मल स्पीड में जितना लिख सकते हो उतनी स्पीड में आप 10 से 12 लाइन अच्छे शब्दों में लिखें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं प्रॉपर जो आपका राइटिंग फॉर्मेट है उसमें मैं लिखूंगी। ठीक है, बट क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगी, अगर मैं 10 के 10 क्वेश्चन साथ साथ में लिखने लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं क्या करूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं समझाऊंगी, उनके कीवर्ड्स लिखूंगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी और 1-2 क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर लिख के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन की जो है वो आंसर्स की फ्रेमिंग की जाए। ठीक है, फ्रेमिंग मैं इसमें भी बताती हुई चलूंगी, ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ साथ के साथ। बाकी एक प्रॉपर जो आंसर का फॉर्मेट है वो 1-2 क्वेश्चन में या उससे ज़्यादा क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बाकी ज़्यादा दिमाग इस चीज़ पे लगाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कैसे सॉल्व करना है, हम क्या क्या कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ सुनते चलेंगे और करते भी चलेंगे। तो पहले ये 2 क्वेश्चन हैं, लो मैं थोड़ा फ्रेम से हट जाती हूँ, वीडियो को पॉज करो, अपना टाइमर लगाओ 5 मिनट का। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब चलिए हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल टू ऑपरेटर। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए कोशिश करनी है कि 2 पार्ट्स में अपनी शीट को डिवाइड करें। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैं अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इज ऑपरेटर की बात करूंगी और यहाँ पे बात करूंगी इक्वल टू ऑपरेटर की। तो मैक्सिमम केसेस में क्या करना है आपको, जिसमें आप कर सकते हो, 99% केसेस में आप ये चीजें कर पाओगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी चीज का डिफरेंस पूछ रखा होता है जो मतलब एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते। ठीक है, तब भी कोशिश करनी है कि इसी फॉर्मेट में आंसर दें। ठीक है, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ लिखने की जरूरत ना
मतलब कोशिश ना करें, पॉइंट्स में टू द पॉइंट हम आंसर्स लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, इस जो है इस ऑपरेटर क्या है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आप पूरा लाइन जो है वो आप खुद बना लेना, मैं कीवर्ड्स लिखूंगी। तो इस क्या है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। ऐसे ही इक्वल टू क्या है आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। इसका भी फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर्स मैंने आपको करवाए हैं अपने लेक्चर 7 में, जो कि है ऑपरेटर्स, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस भी बताया है, इसका एग्जाम्पल भी बताया है। अगर आप चाहते हैं और वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे लेक्चर्स को देख लीजिए, एक एक चीज करवाई हुई है। और क्वेश्चंस ऐसा नहीं है मैंने बहुत आसान क्वेश्चंस उठा लिए हैं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन उठा लिए हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसमें आप कंसेप्ट पूछ रहे हो, ठीक है। इस ऑपरेटर सबको पता है, आइडेंटिटी बताता है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है, इतना बेसिक तो सब जानते होंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट इनमें ऐसा है जो इन एक दूसरे से अलग बनाता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बताता है, ठीक है, दोनों ही क्या है आपके ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर कभी कोई सिमिलैरिटी भी पूछ ले तो आप बता सकते हो कि दोनों ऑपरेटर्स ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये ट्रू कब रिटर्न करता है, इज ऑपरेटर जब दोनों ही ऑपरेंड्स आपके सेम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो या सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हो। तो क्या लिखना है, इट गिव्स ट्रू value when both operands are referring to same memory location, ठीक है। तो इस ऑपरेटर आपका क्या बताता है कि जो आपके दोनों ऑपरेंड्स हैं वो क्या सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ये रेफर कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे आपका इज ऑपरेटर ट्रू दिखाता है, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर आपके दोनों ऑपरेंड अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को रेफर कर रहे हैं तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। अब यहां आ जाओ, इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इट गिव्स ट्रू, कब ट्रू देता है, when both operands have same value, when both operands have सेम वैल्यू, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों तो अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग काम करते हैं, मैंने इनकी डेफिनेशन दे दी, इनका काम बता दिया, ठीक है। एक और डिफरेंस क्या है, अगर आपके इस ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू है, अगर इस ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू है तो आपके इक्वल टू ऑपरेटर की भी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तो इफ इज ऑपरेटर गिव्स ट्रू वैल्यू, इक्वल टू ऑपरेटर विल ऑलवेज गिव अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अगर आपका इज ऑपरेटर ट्रू वैल्यू दे रहा है तो इक्वल टू आपका फॉर श्योर ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है इस केस में, मतलब अगर आपका इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अगर ये ट्रू वैल्यू दे रहा है तो इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल कि आपका इज ऑपरेटर जो है वो ट्रू वैल्यू देगा या नहीं देगा। तो आपका इज ऑपरेटर ट्रू वैल्यू भी दे सकता है और फॉल्स वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर कोई दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, ठीक है, अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। तो मतलब अगर इस ऑपरेटर ट्रू है तो इक्वल टू ऑपरेटर हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन अगर इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू है तो ये जरूरी नहीं है कि इस ऑपरेटर हमेशा ट्रू रहे, वो फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा डिफरेंस है। अब आप एक और काम कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर अलग अलग वैल्यूज कब देते हैं, ठीक है।
तो देख लो, अब आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको टीचर को, जो आपका चेकर है, उसको 4 रीजन देने हैं, 4 मार्क्स देने के, सिंपल। ठीक है, तो जब आप अपने आंसर लिखो तो उसको चेक करो कि क्या मैं अगर चेक करती इस पेपर को या करता, तो क्या मैं इस अपने आप को 4 मार्क्स दे पाती। 4 रीजन है मेरे पास मार्क्स देने के लिए। ठीक है, आ जाओ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है ABC। ये सेम एग्जाम्पल मैंने अपने लेक्चर में करवाया हुआ है। ठीक है, जो नोट्स है उसमें भी लिखा हुआ है। अगर कोई मेरी वीडियोस पूरी देख रहा है और ये क्वेश्चन अभी भी उसको नहीं आ रहा है, तो मैं बोलूँगी नोट्स को रिवाइज करो दोबारा दोबारा दोबारा, क्योंकि सब कुछ करवा रखा है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है उसकी एक एक चीज़ आपको करवा रखी है, एक एक चीज़ आपके नोट्स में होगी। ठीक है, अब मैं एक और STR, ये मेरा STR1 है। ठीक है, मैं एक और स्ट्रिंग लेना चाहती हूँ, पर अब की बार मैं क्या कराऊंगी, मैं उसको इनपुट कराना चाहती हूँ यूजर से। ठीक है, एंटर स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, अपने यूजर से एक स्ट्रिंग एंटर करवाई। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट्स में लिख दो, कमेंट लगा के लिख दो कि जो यूजर ने स्ट्रिंग एंटर की है वो क्या की है, वो ABC ही की है। ठीक है, यहाँ पे लाइन में लिख देना कि assume that the user entered same string ABC। ठीक है, तो अभी हमारे पास STR1 में भी ABC वैल्यू है, और हमने STR2 क्या करवाया है, इनपुट करवाया है यूजर से, उसमें भी क्या है आपके पास, सेम वैल्यू है ABC। अगर अब मैं STR1 पे इक्वल टू ऑपरेटर लगाती हूँ STR2 के साथ, तो मेरे पास क्या वैल्यू रिटर्न होगी, मेरे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। इसका मतलब इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू दे रहा है, दोनों में सेम वैल्यू है। हाँ, ट्रू ही देगा, दोनों में सेम वैल्यू है ABC। बट अगर मैं इस ऑपरेटर लगाती हूँ STR1 इज STR2, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, इसका मतलब जब आप यूजर से इनपुट करा रहे हैं स्ट्रिंग, भले ही उसने सेम स्ट्रिंग एंटर की है, लेकिन वो दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन में सेव्ड हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस ऑपरेटर आपका क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब मेरे को लगता है कि इतना सफिशिएंट है 4 मार्कर के लिए। मैंने अपने चेकर को 4 रीजंस दे दिए हैं कि भाई वो मुझे नंबर दे सकता है। 3 तो मैं डिफरेंस दे चुकी हूँ, एक मैं एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम है और आप और लिखना चाहते हैं, और लिख सकते हैं। पहले तो आप टाइमर लगा के लिखिए। आप टाइमर लगा के लिखते हो, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, सोचोगे, ये लगाओगे, और फिर जरूरी थोड़ी है बस आप आइडेंटिटी ऑप लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, ऑपरेटर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भी लिखोगे, तो आपका होगा कि 5 मिनट में इतना ही लिखा जाएगा, और इतना सफिशिएंट भी है। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और आप थोड़ा और ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि इस ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर डिफरेंट वैल्यू 3 सिचुएशंस में देते हैं। वो 3 सिचुएशन क्या है, पहला तो आप जब स्ट्रिंग जो है वो कंसोल इनपुट कराते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं, तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग जगह स्टोर होती है। पहला रीजन ये है। दूसरा है, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट या कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, वो भी अलग अलग जगह स्टोर होते हैं। और तीसरा, जब आप बहुत बड़ा कोई इंटीजर लेते हैं, लार्ज इंटीजर वैल्यू लेते हैं, तो भी जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं। तो ये 3 केसेस आप बता सकते हैं कि इसमें इज और इक्वल टू वैल्यू डिफरेंट रिटर्न करते हैं, बाकी सारे केसेस में सेम रिटर्न करते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो वो 3 केसेस भी आप लिख सकते हैं एक एक स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आंसर इतना लिखना सफिशिएंट है। देखो, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, ठीक है, साफ सुथरे वर्ड्स में लिखना। इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, कोशिश करना कि पॉइंट्स में लिखो, इतना लिखोगे सफिशिएंट रहेगा। 4 मार्क आराम से आपको आपका जो चेकर है वो दे सकता है। ठीक है, अब आ जाओ अपने सेकंड क्वेश्चन पे। पहले सेकंड क्वेश्चन देख लो, मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ, फ्रेम से। पॉज करो वीडियो को, ठीक है, और इसका आंसर लिखने की कोशिश करो। तो चलो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। कैन वी यूज लिस्ट एज डिक्शनरी की, वाई और वाई नॉट। पहले खुद से सवाल पूछो कि क्या हम यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आंसर सीधा सीधा है नो, बड़ा बड़ा लिख दो नो। अब क्यों नहीं कर सकते, वाई पूछा है। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट क्या आएगा, जो कीज होती हैं
वो हमेशा कैसे टाइप की होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, और हैशेबल होनी चाहिए। ठीक है, हैशेबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कोई फिक्स्ड वैल्यू दे पाते हो, ठीक है, वो उसकी हैश वैल्यू होती है। ठीक है, अब जो आपके पास कीज है वो कैसी होनी चाहिए, हैशेबल होनी चाहिए और इम्यूटेबल होनी चाहिए। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इम्यूटेबल क्यों होनी चाहिए, वो भी लिखो यहाँ पे कि कीज क्या होती है आपकी, कीज आर यूज्ड एज इंडेक्स। ठीक है, आर यूज्ड एज इंडेक्स इन डिक्शनरी। नंबर्स की जगह हम कीज को यूज करते हैं एज इंडेक्स, तो ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, दे शुड बी यूनिक एवरी टाइम। ठीक है, और अगर हमारी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, तो हम नहीं चाहते कि कोई चेंजेबल वैल्यू, ठीक है, कोई, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, कोई चेंजेबल वैल्यू हम अपनी कीज में नहीं रखना चाहते। ठीक है, चेंजेबल कैसी होती है, म्यूटेबल वैल्यूज, तो हम कोई म्यूटेबल वैल्यूज अपनी कीज में नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो इंडेक्स की तरह यूज होती है, उसको हम यूनिक चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। ये कैरेक्टरिस्टिक है डिक्शनरी की। जब मैंने डिक्शनरी चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि डिक्शनरी की जो कीज है वो कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, इसीलिए हम कोई चेंजेबल या म्यूटेबल वैल्यू नहीं चाहते हैं। अब बात कर लो, तीसरा पॉइंट बता दूं कि डिक्शनरी आपके, सॉरी, लिस्ट आपके पास कैसी होती है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल, उनके एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है, और कैसी होती है, और अनहैशेबल होती है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स को आप कोई हैश वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स चेंज करते रहते हैं, तो चेंज करते रहोगे तो हैश वैल्यू भी हमेशा चेंज होगी, लेकिन हैश वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो ये कैसे होते हैं, अनहैशेबल होते हैं। ठीक है, लिस्ट आपके पास क्या है, अनहैशेबल टाइप की होती है। ठीक है, और इसको और बड़े थोड़ा वर्ड्स में लिख सकते हो आप, तो देयरफॉर यहाँ पे आपको लाइन लिखनी है, देयरफॉर लिस्ट कांट बी कीज, लिख दो। अब एक एग्जाम्पल भी दे दो। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या करोगे, सबसे पहले एक खाली डिक्शनरी बनाओगे। ठीक है, मैंने ये डी डिक्शनरी बना दी है, वो एम्प्टी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डिक्शनरी में कुछ वैल्यू डालूंगी। अब की बार मैं की क्या रखूंगी, कोई भी ऐसी इम्यूटेबल वैल्यू रखूंगी कीज को, जो कि डिक्शनरी के लिए वैलिड है। जैसे मैंने इंटीजर रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टू ABC, तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए हैं, जो मेरी कीज है वो कैसी है, इंटीजर है। यहाँ पे आप कमेंट्स लिखो तो लिख देना क्या है, कीज आर इंटीजर्स विच आर इम्यूटेबल। ठीक है, अब प्रिंट कर दो डी को। जैसे ही आप डी को प्रिंट करोगे, आपके पास सेम जो है डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करो, डी की वैल्यू चेंज कर दो। अब की बार डी की वैल्यू में क्या डालो, की में क्या डाल दो, लिस्ट डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना दूंगी अपने की को। अब देखो, ध्यान से देखो, एग्जामिनर को भी मैंने हिंट दिया है कि भाई मैंने अब की बार डिक्शनरी में दो एलिमेंट नहीं लिए हैं, उसी इंट को मैंने डिक्शनरी बनाया है। ठीक है, उसी इंट अपनी डिक्शनरी में एक ही वैल्यू रखी है जो कि इंटीजर टाइप की है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे, सॉरी, डिक्शनरी की, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, तो अब इंटीजर को मैंने क्या बना दिया, लिस्ट बना दिया, और लिस्ट मेरी की नहीं हो सकती। तो अब जब मैं ट्राई करूंगी, ठीक है, ये मैंने अपनी डिक्शनरी बना दी और कीज क्या कर दी, लिस्ट के फॉर्मेट में लिख दी है। पहले इंटीजर थी, उसी इंटीजर को लिस्ट बना के नीचे लिख दिया। अब जब मैं डी को डिस्प्ले कराने की कोशिश करती हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। ठीक है, और जो क्या बोलेगा, अनहैशेबल टाइप। इसका मतलब जो आपके पास लिस्ट है, ठीक है, अनहैशेबल टाइप है, जो आपके पास लिस्ट है वो अनहैशेबल टाइप की है, और वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, आप उसको नहीं दे सकते। ऐसे कोई भी सीक्वेंस या कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता जो अनहैशेबल हो या म्यूटेबल हो। ठीक है, तो इसका ये आंसर भी सफिशिएंट है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या इसमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे। हमने 3 बड़े बड़े पॉइंट्स दिए हैं कि क्यों आपकी जो की है वो लिस्ट नहीं हो सकती, और उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी दिया है।
ठीक है। तो इतना ही लिखो, लेकिन ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को आपको रीजन मिल जाए 4 मार्क्स देने के। जो पढ़ते ही ये बोले अरे वाह इसको ये भी पता है, इसको ये भी पता है, एग्जाम्पल भी दे दिया इसने बता दिया कि ये अनहैशेबल टाइप है, एरर का भी नाम बता दिया कि अनहैशेबल टाइप है, तो मतलब आप लिस्ट को की नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पहले 2 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 3rd क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन से साइड हो जाती हूँ। क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, आंसर मत देखना प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर लिखने की कोशिश करो 5 to 6 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड असाइनमेंट इन डिक्शनरी। ठीक है, जब मैंने आपको डिक्शनरी चैप्टर पढ़ाया था उस वीडियो में, जब मैं फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस की बात कर रही थी, तो मैंने वहां पे आपसे डिस्कस किया था शैलो कॉपी के बारे में। जब आप कॉपी फंक्शन यूज करते हैं डिक्शनरी में तो एक शैलो कॉपी बनती है। ठीक है, और जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करा के कॉपी बनाने की कोशिश करते हो तो कैसी कॉपी बनती है? ऐसी कॉपीज बनती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो रियलिटी में कॉपीज बनती ही नहीं है। क्या होता है डिफरेंस देख लो। जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके जब आप कॉपी बनाते हो तो इसमें क्या होता है, असाइनमेंट मींस बोथ ऑपरेंड्स आर रेफरिंग टू सेम डिक्शनरी। ठीक है, तो जब आप दो डिक्शनरी बनाना चाहते हो और एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी की वैल्यू कॉपी करते हो विद असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका मतलब आपके पास 2 लेबल्स बन जाते हैं जो सेम डिक्शनरी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरी लिस्ट इसमें डिक्शनरी वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने सब अच्छे से बताया हुआ है। जो 2nd वीडियो है डिक्शनरी वाली वो देखना, जिसमें बिल्डिंग फंक्शंस और मेथड है। ठीक है, क्योंकि वही मैंने शैलो कॉपी की बात की है। तो शैलो कॉपी कब बनती है डिक्शनरी में? जब आप कॉपी फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, when copy function is used in dictionary it creates a shallow copy। शैलो कॉपी का मतलब क्या है कि जो आपकी कीज हैं सिर्फ वो कॉपीड होती हैं, उनका एक और सेट बन जाता है, उनकी एक और इंडिपेंडेंट कॉपी बन जाती है, और दोनों ही किसको, वैल्यूज को रेफर करती हैं। वैल्यूज का सेट एक ही रहता है, मतलब आपकी वैल्यूज सेम रहेंगी लेकिन कीज की 2 कॉपी बन जाएंगी जो दोनों ही वैल्यू को रेफर कर रही होंगी। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया, हमने डेफिनेशन बता दी। दूसरा देख लो, चेंजेस मेड इन वन कॉपी विल रिफ्लेक्ट इन अदर। मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, एक और लेबल बना देता है जो सेम डिक्शनरी को रेफर कर रहा है। तो अगर आप डिक्शनरी की वैल्यूज या एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो वो दूसरी कॉपी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब आपके पास क्या है, जो कॉपीज बनी है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहां देख लो, अगर आप चेंजेस एक कॉपी में करते हो वो हो सकता है रिफ्लेक्ट करे और नहीं भी हो सकता रिफ्लेक्ट करे। कब नहीं होगा? दे विल नॉट रिफ्लेक्ट इन अदर कॉपी ओनली इफ वैल्यूज आर म्यूटेबल। अगर आपकी वैल्यूज कैसी हैं, म्यूटेबल टाइप की हैं, तो क्या होगा कि आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यूज जो है वो इम्यूटेबल टाइप की है तो आपके पास चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिक्शनरी में होता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि दोनों कॉपीज इंडिपेंडेंट होती हैं लेकिन शैलो इंडिपेंडेंट होती है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होती। अब दोनों का एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देख लो, मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, D1 करके एक डिक्शनरी है, कीज है आपके पास, सब में वैल्यूज है। अब मैं D2 में, ठीक है, D2 वेरिएबल में या D2 डिक्शनरी में अपनी D1 डिक्शनरी की वैल्यूज डाल देती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, डाल दी। ठीक है, अब D2 मैंने क्या किया, D2 में अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, यही आनी चाहिए जो D1 में है। ठीक है, अब मैंने D2 में एक और चेंज किया, मैंने क्या किया, उस पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं रखी और उस पूरी डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज कर दिया, एम्प्टी कर दिया। अब अगर मैं D1 को डिस्प्ले कराती हूँ तो मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी डिस्प्ले होगी और D2 को कराती हूँ तो भी एम्प्टी डिक्शनरी डिस्प्ले होगी।
तो मतलब अगर एक डिक्शनरी में चेंज किया है तो ऑटोमेटिकली दूसरी डिक्शनरी में भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ जो यहाँ पे मैंने D1 डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, की मैंने इंटीजर टाइप की ली है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, लिस्ट टाइप की ली है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है। तो लिस्ट आपके पास क्या होता है, म्यूटेबल होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, अगर वैल्यू म्यूटेबल है तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब देख लेते हैं रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं। फिर एक और D2 डिक्शनरी ली जिसपे मैंने कॉपी फंक्शन लगाया, जिसमें मैं कॉपी फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करूंगी। और कॉपी किसको करना है, D1 के एलिमेंट्स को करना है, जो मेरी डिक्शनरी 1 है इसके एलिमेंट्स को कॉपी करके D2 में डाल देना है। ठीक है, अब मैं D1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, की 1 पे जो एलिमेंट है, डिक्शनरी को कैसे आप एक्सेस करते हो, की वैल्यूज से एक्सेस करते हो, तो D2 के फर्स्ट की पे मतलब 1 की पे जो वैल्यू है जो कि है 20 लिस्ट की, उसको मैं 30 चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी भी हम लिस्ट ही देंगे, म्यूटेबल वैल्यू देंगे, तो मैं उसको 30 चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं D1 को डिस्प्ले करती हूँ तो मेरे पास ये वाली डिक्शनरी आएगी जिसमें वैल्यू 20 है, और D2 को जब डिस्प्ले करती हूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो मतलब D2 में जो डिफरेंसेस आए, ठीक है, D2 में जो मॉडिफिकेशन हुई वो D1 में रिफ्लेक्ट नहीं की गई। ठीक है, नहीं हुई। तो समझ आ गया, इतने डिफरेंसेस बहुत हैं। 3 आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक आपने एग्जाम्पल लिख दिया है। अगर आपको लग रहा है पॉइंट्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, छोटा लग रहा है तो, बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। 4 नंबर में आप इतना ही लिख पाओगे। ठीक है, जब आप प्रोग्राम लिखने लगोगे ना तो लिखते लिखते सेकेंड लाइन पे सोचना पड़ेगा कि मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा, या लिख रही हूँ नहीं लिख रही। ठीक है, तो फिर इतना ही लिख पाओगे आप 5 मिनट में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक बार स्क्रीन से साइड हट जाती हूँ, देख लो क्या क्वेश्चन है। व्हेन टपल शुड बी प्रिफर्ड ओवर लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट आपके पास कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। टपल कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। तो टपल कब प्रिफर की जाए, ओवर लिस्ट। ठीक है, ये हमें बताना है। तो कब कब की जा सकती है, एक डिफरेंस तो मैंने ही बता दिया। तो जब भी हमें इम्यूटेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, जो मेरे एलिमेंट्स है वो मुझे इम्यूटेबल चाहिए, मुझे उनकी वैल्यूज नहीं चेंज करनी है, तो मैं टपल का यूज करूंगी। अब कहाँ कहाँ हो सकता है कि मुझे इम्यूटेबिलिटी चाहिए, कुछ जब मुझे फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि स्टूडेंट्स के रोल नंबर, वो कभी चेंज नहीं होते। स्टूडेंट के रोल नंबर जब पहली बार स्टूडेंट एडमिशन लेता है तब फिक्स हो जाते हैं और उसके बाद वही चलते रहते हैं क्लास में रोल नंबर। तो रोल नंबर फिक्स्ड। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स, मैप के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, फिक्स होती है। तो अगर आपको मैप के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं तो आप टपल यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल आप एक दो और दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड रीजन क्या है, सेकेंड कब हम टपल यूज कर सकते हैं, टपल्स कैन बी डिक्शनरी कीज। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था कि लिस्ट डिक्शनरी की क्यों नहीं हो सकती, और टपल क्या हो सकती है, डिक्शनरी की हो सकती है। तो ये एक और एडवांटेज है टपल का लिस्ट के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या एक कंडीशन है कि टपल के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, इम्यूटेबल टाइप के होने चाहिए, टपल में लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर टपल के सारे एलिमेंट्स क्या है, इम्यूटेबल है, तो उनको एज की आप यूज कर सकते हो डिक्शनरी में। बहुत अच्छी बात है। तीसरी जगह देख लेते हैं, व्हेन फंक्शन रिटर्न वैल्यूज दैट आर फिक्स्ड। ठीक है, फंक्शन आपकी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अभी हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना तो सबको पता है कि फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, नहीं भी रिटर्न कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में रिटर्न करते हैं, और कुछ केसेस में एक वैल्यू रिटर्न करते हैं या मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। तो जब फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न करते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे वैल्यूज होती है, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पे टपल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के रिटर्न वैल्यूज में क्या यूज करेंगे, जब मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो टपल्स का यूज कर सकते हैं। और देख लो, टपल्स आर फास्टर। क्यों फास्टर है, क्योंकि टपल्स आपके पास कैसे हैं, इम्यूटेबल है। तो जहां वैल्यू चेंज नहीं होती वो चीज ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है, उसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो जब आपको स्पीड चाहिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है, आप प्रोग्राम को बहुत ज्यादा स्पीड से चलाना चाहते हैं तो आप टपल यूज कर सकते हैं ओवर लिस्ट। ठीक है,
एक और चीज देख लो, टपल्स में अनपैकिंग पॉसिबल है। मैंने जब टपल्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है टपल्स में। मतलब आप टपल्स के हर एलिमेंट को एक वेरिएबल से असाइन कर सकते हो, उसे अनपैक कर सकते हो। तो ये सुविधा टपल्स में मौजूद है, ठीक है, और इसीलिए ये बेहतर बनता है खुद में लिस्ट से, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देख लेते हैं अपना 5th क्वेश्चन। ये क्या है देखो, व्हाट हैपन्स इंटरनली व्हेन वी यूज फॉर एक्स इन लिस्ट। ठीक है, इंटरनली क्या हो रहा होता है जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट पे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिख के देखिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आंसर लिखा हुआ है, क्या है, पहले लिखा मैंने फॉर एक्स इन लिस्ट। अब इसके स्टेप्स मैं आपको नीचे बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ये भी मैंने लूप वाले चैप्टर में जिसमें इटरेटिव स्टेटमेंट्स बताया है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और ये स्टेप्स भी मैंने आपको लिखवाए थे। अब देख लो स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले लूप वेरिएबल, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, एक्स है, इस एक्स को हम क्या बोलते हैं, लूप वेरिएबल बोलते हैं। तो लूप वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन होगी सबसे पहले वो क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, लूप वेरिएबल इज असाइन्ड फर्स्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट। ठीक है, हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट वैल्यू है, उसकी वैल्यू असाइन, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी लूप वेरिएबल को। ठीक है, असाइन होने के बाद क्या होगा, अब हमारा पूरा लूप एग्जीक्यूट होगा। जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे लूप के अंदर लिखी हुई है, ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब दोबारा क्या होगा, दूसरी वैल्यू हमारे लूप वेरिएबल में जाएगी। ठीक है, तो लूप वेरिएबल में अब की बार जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी, लिस्ट का सेकेंड एलिमेंट असाइन होगा, तो मतलब नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट असाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी जो लिस्ट है या फिर जो भी सीक्वेंस हमें दी है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल वैल्यूज इन लिस्ट आर प्रोसेस्ड। जब तक हमारी लिस्ट खत्म नहीं होगी ये ऐसे ही लूप चलता रहेगा। अब एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, उससे और बात समझ आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल क्या है, फॉर आई, यहाँ पे आई क्या है, हमारा लूप वेरिएबल है। जब भी आपको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा छोटा हो गया है तो छोटी छोटी डेफिनेशंस, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आप अपने आंसर्स में बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कमेंट्स में ऐड कर सकती थी कि आई इज लूप वेरिएबल। ठीक है, वैसे मतलब आप पहले सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि अपना पेपर पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, ये छोटी छोटी डिटेलिंग आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपना जो पूरा एग्जाम है, पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसको कंप्लीट कीजिए। ऐसा ना हो कि आप पहले क्वेश्चन पे ही छोटी छोटी डिटेलिंग देने लग रहे हैं कि मैम ने बोला था डिटेल्स दे देना। ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले पूरा अपना जो भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप थोड़ी बहुत डिटेलिंग बीच बीच में किसी किसी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, डिटेलिंग ऐड ना करना इतना खतरनाक नहीं होगा, अगर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा वो ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, सीधा 4 मार्क चले जाएंगे। एक एमसीक्यू गलत होने पे 1 मार्क जाएगा, लेकिन एक अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 मार्क चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है। 60% ऑफ योर पेपर इज सब्जेक्टिव ओनली। ठीक है, तो ये आ गया आपका लूप। ठीक है, अब आई में सबसे पहले वैल्यू क्या असाइन होगी, हमारी लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी, यानी कि हमारी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब हमारा लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। हम जब भी एग्जाम्पल लिखें ध्यान रखें हम इजी एग्जाम्पल्स लें। ठीक है, ताकि हमें भी लिखने में आसानी हो और हम चेकर को भी अच्छे से समझा पाए अपनी बातों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट हेलो इनटू मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे मुझे आई देना चाहिए था। ठीक है, आई, हेलो इनटू आई, आई मेरा क्या है 1, तो मुझे हेलो को मल्टीप्लाई करना है 1 से। ये भी मैंने स्ट्रिंग्स में बताया हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग पे काम कर सकता है, मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, ये सब उस स्ट्रिंग वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक बार हेलो।
ठीक है। अब दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब आई में क्या वैल्यू आएगी, आई में आपकी लिस्ट की सेकंड वैल्यू आएगी जो कि है 2। तो अब आई की वैल्यू 1 से हटके 2 हो गई है, ठीक है। तो अब कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, 2 बार हेलो हेलो, ठीक है। और अब लास्ट वैल्यू लिस्ट की क्या है, 3। तो आई में अभी वैल्यू क्या है, 3 हो जाएगी और अब की बार 3 बार हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप चौथी बार अगर लूप चलाना चाहोगे तो हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा है लिस्ट में, तो हमारी यहाँ पे लूप स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, लूप हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अपने 6 क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। इसका मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो बता सके आपके लिस्ट में एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो एक बार पॉज करके वीडियो को ये प्रोग्राम लिख के देखिए, ठीक है। आ जाओ अब इस प्रोग्राम पे। हमने एक लिस्ट ले ली है खुद से क्योंकि दी नहीं गई है, अगर स्पेसिफाई की जाती तो वो ले लेते, ठीक है। और या फिर यूजर से भी इनपुट करा सकते हो, मैंने ले ली है, ठीक है। लिस्ट मैंने यहाँ पे बना ली है। मैं क्या करूँगी, जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी काउंट कर रही हूँ, ये मैं डिक्शनरी की हेल्प से करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली है और यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है लिस्ट के ऊपर। तो अब मैं लिस्ट के हर एक एलिमेंट को चेक करूँगी, ठीक है। हर एक एलिमेंट को मैं काउंट करूँगी। जैसे मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। ड्राई रन करके देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। मैंने आई में क्या डाला है, लिस्ट डाली है, तो आई की मेरी फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, आई में आ जाएगा 1, ठीक है। फिर मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिया है की, ठीक है। की क्या है मेरा, वो भी क्या हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए वो आई के इक्वल है और आई मेरा क्या है 1, तो की भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगी इफ की नॉट इन डी, ठीक है। मेरा क्या डी क्या है, एक फिलहाल एक एम्प्टी डिक्शनरी है, मैंने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी बनाया हुआ है। तो क्या चेक किया मैंने, की को चेक किया, क्या वो डी में है, तो अभी तो डी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारी डी खाली है, ठीक है। तो इफ के अंदर चला जाएगा। इफ के अंदर जाके क्या करेगा, एक और वेरिएबल लेगा जो कि होगा काउंट, ठीक है। और काउंट में आप क्या ऐड करोगे, इस लिस्ट में आप काउंट करोगे किस किस एलिमेंट को, की हमारा क्या है 1, तो 1 लिस्ट में कितनी बार आ रहा है ये काउंट कर लो। ये फंक्शन काउंट क्या रिटर्न करता है कि जो एलिमेंट आर्ग्यूमेंट में दिया है वो लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो की है, जो 1 एलिमेंट है, वो लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अब हमने क्या किया, डी के की में, ठीक है, डी का की क्या हो गया, अब की वैल्यू क्या है 1, तो डी ऑफ 1 में, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ 1 में क्या वैल्यू चली जाएगी, 2 वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा काउंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट डिक्शनरी का आ गया, फर्स्ट पेयर की वैल्यू आ गया, ठीक है, कि 1 की पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। ऐसे ही आप आ जाओ सेकेंड एलिमेंट पे, 2 है, ठीक है। तो आई में अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। की भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डिक्शनरी में एक एलिमेंट है, क्या है, डिक्शनरी फिलहाल क्या है 1, हमारा एक पेयर है 1 और उसके साथ वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। चलो काउंट की वैल्यू अभी क्या है, अभी 2 है फिलहाल। चलो अब पूछ की में क्या आ गया, 2 आ गया। इफ की नॉट इन डी, क्या हमारी जो की है, की वैल्यू क्या है 2, क्या ऐसी कोई की है हमारी डिक्शनरी में, नहीं है, ठीक है। अभी तो एक ही की है जो कि है 1, तो अभी क्या करेंगे हम 2 को काउंट कर लेंगे। 2 कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, 2 बार आ रहा है, तो अब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी, पहले भी 2 थी, ठीक है। 2 बार 1 आ रहा था, अब 2 बार 2 आ रहा है, 2 रहेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक डी के 2 में, ठीक है, 2 की में हम क्या वैल्यू डाल देंगे, 2 वैल्यू डाल देंगे। अब डिक्शनरी में एक और एलिमेंट ऐड हो गया जो कि है 2 और 2, ये रहा, ठीक है। की 2 पे वैल्यू ऐड हो चुकी है 2। अब आ जाओ 4 5 6, ये तो सेम ही है। मान लो मैं आ गई हूँ अब इस 1 वैल्यू पे, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू मेरी क्या है 1 है, ठीक है। इतना लूप मैं चला चुकी हूँ, 4 5 6 को मैं चेक कर चुकी हूँ, यहाँ पे 4 5 6 मेरे एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आ चुकी हूँ 1 पे, आई की वैल्यू क्या है 1, की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
ठीक है। अब मैं देखूंगी कि मेरी डिक्शनरी में क्या मैं वन की मेरे पास ऑलरेडी है, क्या मैं वन एलिमेंट को ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ। अगर कर चुकी हूँ तो मैं ये इफ वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो इफ वाला ब्लॉक है, इसको स्किप कर दूंगी, मतलब दोबारा काउंट नहीं करूंगी। तो एक एलिमेंट एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। इससे ये फायदा होगा क्योंकि डिक्शनरी में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो सिर्फ जो पहली बार हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं लिस्ट के, वही हम काउंट करेंगे और वही हमारी लिस्ट में होगा, ठीक है। तो अब आप प्रिंट कर सकते हो अपने डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में क्या होगा, जो कीज हैं वो आपकी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो लिस्ट में आपके एलिमेंट्स थे वो अब क्या बन चुकी हैं, कीज बन चुकी हैं। और कितनी, कौन सी की कितनी बार आ रही है, ये उनकी वैल्यूज है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप डिक्शनरी की मदद से लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब ये है आपका 7th क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर वीडियो को पॉज कीजिए और वही प्रोसेस कि इसको सॉल्व करके देखिए बिना आंसर देके, ठीक है। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या है, व्हाई पाइथन इज कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, हम बार बार इसको बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं, इस डायनामिक टाइपिंग के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है बिकॉज इसके क्या रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो भी वेरिएबल का टाइप है वो डिटरमाइन होता है आपका रन टाइम पे, यानी कि रन टाइम पे ये पता चलता है कि आपके वेरिएबल का टाइप क्या होगा। जो भी वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करेंगे वो वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप ऑफ वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, पहला रीजन। इट ऑटोमेटिकली असाइन द टाइप, क्या टाइप असाइन होता है, जो एज पर वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू हम उसको असाइन करते हैं वही उसका टाइप बन जाता है, ठीक है। वी नीड नॉट टू डिक्लेयर टाइप ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हम सी या C++ में करते हैं जिसमें हमें डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हमें पाइथन में नहीं देनी पड़ती, इसीलिए ये क्या है, ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल भी दे सकते थे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं दिया, वरना मैं देना चाह रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे कि पहले आपको एक वेरिएबल ले लो, एक यहाँ पे दे देते हैं, एक वेरिएबल ले लो, इसमें वैल्यू डाल दो 10, ठीक है। और एक टाइप फंक्शन होता है पाइथन में, टाइप फंक्शन होता है जिसको आप यूज करते हो, तो वो रिटर्न करता है कि किस टाइप या किस क्लास से आपका वेरिएबल बिलोंग करता है। तो जब आप यहाँ पे टाइप ऑफ ए पूछोगे तो ये आपको बोलेगा क्लास इंट, यानी कि आपका वेरिएबल इंट से बिलोंग करता है। और फिर मैं ए की वैल्यू मान लो मॉडिफाई कर देती हूँ, अब की बार इसमें मैं डाल देती हूँ स्ट्रिंग, और अब जब मैं टाइप ऑफ ए पूछूंगी तो मेरे पास क्या रिटर्न होगा, क्लास इज स्ट्रिंग टाइप, मतलब आपका वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ही वेरिएबल को दो टाइप की वैल्यू असाइन की और दोनों वैलिड थी, कोई एरर नहीं आया। ऐसा आप C और C++ में नहीं कर सकते, ठीक है। अब देख लो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। जब, क्योंकि रन टाइम पे आपका क्या हो रहा है, टाइपिंग हो रही है, डायनामिक टाइपिंग है, तो आपका जो कोड है वो शॉर्टर और क्लीनर कोड होगा, ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स नहीं होंगे, ज्यादा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। इजी पीजी है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि रन टाइम पे जो भी टाइप दिया जाएगा, जो भी वैल्यू असाइन की जाएगी, आप उसको इंट बनाना चाहते हो इंट बना सकते हो, स्ट्रिंग बनाना चाहते हो स्ट्रिंग बना सकते हो, तो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक तो है ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला डिसएडवांटेज क्या है, जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी कभार वेरिएबल का टाइप अनक्लियर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने कभी उसमें कोई इंट वैल्यू दी है, कभी स्ट्रिंग वैल्यू दी है, कभी कोई और वैल्यू दे दी है। तो जब बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो कंफ्यूजन और अनक्लियरिटी आ जाती है वेरिएबल के टाइप्स को लेके, ठीक है। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज, एरर्स रिलेटेड टू डाटा टाइप डिटेक्टेड एट रन टाइम, क्योंकि वेरिएबल में जो टाइप, हम वेरिएबल को जो टाइप दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो रन टाइम पे दे रहे हैं, तो अगर टाइप रिलेटेड कोई भी एरर होगा तो रन टाइम पे ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
अगला क्या है, कोड रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा बड़ा कोड है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि वेरिएबल में पहले इंट वैल्यू डाली गई थी, अब स्ट्रिंग डाल दी है, फिर फ्लोट डाल दी, फिर ये सब उस वेरिएबल में इतना टाइप उसका चेंज हो जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है और रीडेबिलिटी कम हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन था। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में आप डिफरेंस बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ये आपके म्यूटेबल है और ये आपके इम्यूटेबल है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, म्यूटेबल क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो इन प्लेस, मतलब उसी मेमोरी लोकेशन पे जब आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो तो उन डाटा टाइप्स को आप क्या कहते हो, म्यूटेबल टाइप्स कहते हो। ठीक है, और ऐसे डाटा टाइप्स जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते उसी मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि इन प्लेस, ठीक है, उसी मेमोरी लोकेशन पे अगर आप एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उस टाइप की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या है आपके पास, इम्यूटेबल टाइप है। ठीक है, अब आपके जो लिस्ट हो गया, सेट्स हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये क्या है आपके पास, म्यूटेबल है। और आपके पास इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गए, बुलियन, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये सब क्या है, इम्यूटेबल है। ये सब भी मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है जब मैं बात कर रही थी डाटा टाइप्स की। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। एग्जाम्पल देख लो, एक मैंने लिस्ट ली है। आईडी एक फंक्शन होता है, वो क्या रिटर्न करता है, हर ऑब्जेक्ट के पास, हर वेरिएबल के पास कोई आईडी होती है, एक यूनिक नंबर उसको असाइन किया जाता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में ये जो आईडी फंक्शन होता है ये आपको मेमोरी लोकेशन ही रिटर्न करता है। ठीक है, जिस मेमोरी पे वो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है वही रिटर्न करता है। वैसे ये क्या है, एक यूनिक नंबर है जो हर ऑब्जेक्ट या हर वेरिएबल को असाइन किया जाता है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बना दी है एक। अगर मैं आईडी ऑफ लिस्ट पूछूं तो यहाँ पे मेरे पास मेमोरी लोकेशन रिटर्न हो चुकी है। एज्यूम किया है हमने 1001 मेमोरी लोकेशन पे आपकी लिस्ट स्टोर है, तो ये आईडी रिटर्न हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया, उसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया। तो अब अगर मैं आईडी ऑफ एल रिटर्न करती हूँ तो मेरे पास सेम मेमोरी लोकेशन रिटर्न हो रही है। तो मतलब जो चेंजेस हुए हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन पे हुए हैं। आपका जो टाइप है वो म्यूटेबल है, इन प्लेस आपके चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब इम्यूटेबल देख लो। मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया है, a इज इक्वल टू 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने आईडी पूछा a की। ठीक है, तो a आपके पास ये 10 वैल्यू कहीं स्टोर है, मान लो 1010 पे, आपके 1010 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो मैंने आईडी ऑफ a पूछी तो 1010 लोकेशन आपकी रिटर्न हो गई। ठीक है, अब मैंने a में क्या किया, a को मॉडिफाई कर दिया और उसमें वैल्यू अब क्या डाल दी है, 20 डाल दी है। तो अगर अब मैं आईडी ऑफ ए पूछती हूँ तो ये क्या दिखाता है, 1020 दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई इंटीजर टाइप वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल को तो एक लेबल बन जाता है जो उस वैल्यू को क्या करता है, रेफर करता है। तो आपके पास 10 कहीं स्टोर है, ए क्या है, उसको लेबल कर रहा है, उसे रेफर, एक लेबल है, एक नाम है जो उसे रेफर कर रहा है। जैसे ही मैं ए की वैल्यू चेंज करूंगी तो ए में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि 20 कोई वैल्यू होगी जो किसी और लोकेशन पे स्टोर है, से 1020 पे। अब मेरा जो लेबल है, अब मेरा जो वेरिएबल है वो 10 की बजाय 20 को रेफर करने लग जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इम्यूटेबल टाइप्स। ठीक है, तो लास्ट को 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट 2 और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड पार्टीशन। स्प्लिट एंड पार्टीशन 2 फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग्स पे काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है। स्ट्रिंग का जो पार्ट 2 लेक्चर है जिसमें बिल्ट इन मेथड्स एंड फंक्शन बताए हैं, उसमें ये सेम चीज बताई गई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके। अब देख लीजिए क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैंने स्प्लिट की बात की है, स्प्लिट फंक्शन की, और यहाँ पे बात की है पार्टीशन फंक्शन की। ठीक है, तो पार्टीशन और स्प्लिट दोनों ही एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं, लेकिन डिफरेंट वे से स्प्लिट करते हैं। देख लो कैसे करते हैं। स्प्लिट स्ट्रिंग एट एनी ऑकरेंस ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट, मतलब आप अपने फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट दोगे,
कोई वर्ड दोगे, कोई आप स्पेस भी दे सकते हो, ठीक है, कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हो, जिससे आप अपनी स्ट्रिंग को क्या करना चाहते हो, स्प्लिट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो। तो जहां जहां आपका वो आर्ग्यूमेंट आएगा वहां वहां से आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ये तो काम होता है स्प्लिट का। अब पार्टीशन क्या करती है, स्प्लिट स्ट्रिंग ओनली एट फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट। आपने पार्टीशन को जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उसकी फर्स्ट ऑकरेंस पे, जहां पे वो पहली बार आएगी वहीं से आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट होगी बस, ठीक है। आगे भले ही वो कितनी और मल्टीपल टाइम्स उसकी ऑकरेंस हो आपके आर्ग्यूमेंट की, तब स्प्लिट नहीं होगा, स्प्लिट सिर्फ एक जगह से होगा, दैट इज फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन आर्ग्यूमेंट। ये काम करता है आपका पार्टीशन, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, इट रिटर्न्स लिस्ट टाइप, ठीक है। जो भी ये वैल्यू रिटर्न करता है ये फंक्शन, वो क्या होती है, वो लिस्ट टाइप की होती है, यहाँ पे टपल टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ है लिस्ट की वो कुछ भी हो सकती है, इट विल डिपेंड ऑन द रिटर्न लिस्ट। रिटर्न लिस्ट में जितने एलिमेंट है उतने ही लेंथ होगी आपकी लिस्ट की, ठीक है, जो रिटर्न एलिमेंट है। और यहाँ पे जो रिटर्न टपल है उसमें हमेशा 3 एलिमेंट्स होंगे। कैसे, जहां से आपने स्प्लिट किया है, ठीक है, जो वर्ड जिससे आपने स्प्लिट किया है या जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, उससे पहले की वैल्यूज क्या है, आपकी फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगी, वो खुद इटसेल्फ वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगी, और जो थर्ड एलिमेंट है वो बाकी का स्ट्रिंग बचा हुआ पार्ट वो बन जाएगा। एक चौथा डिफरेंस भी होता है कि इसमें, ठीक है, स्प्लिट में आपके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, जो आपका सेपरेटर है जिस आर्ग्यूमेंट से, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया है वो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, आपकी रिटर्न वैल्यू में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपका सेपरेटर है या फिर जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो आपके टपल में हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, देख लो। मैंने एक स्ट्रिंग ली है जिसमें वैल्यू डाली है आई एम गुड गर्ल, ठीक है। अब मैंने इस स्ट्रिंग पे पहले स्प्लिट फंक्शन लगाया। अगर स्प्लिट फंक्शन को आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, बाय डिफॉल्ट ये कहाँ से स्प्लिट कर देता है, जहां जहां आपके वाइट स्पेसेस आते हैं, ठीक है। तो अब एल वैल्यू क्या रहेगी, मतलब मैंने जो भी स्प्लिट फंक्शन ये रिटर्न करना था उसे कहाँ डाल दिया, उसे मैंने एल नाम की लिस्ट में डाल दिया। अब अगर मैं एल को डिस्प्ले कराती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 4 एलिमेंट्स टोटल लिस्ट में होंगे आई एम गुड गर्ल, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स हो चुके हैं, ये सॉरी टी का है, ओके, दिस इज टी, एल जो है वो नीचे वाला है, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे आई एम गुड गर्ल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टी में, क्योंकि टपल है तो मैंने टी वेरिएबल ले लिया है, इसमें मैंने पार्टीशन की है। और पार्टीशन किस वर्ड से करना चाहती हूँ मैं, एम से पार्टीशन करना चाहती हूँ, मतलब इससे पार्टीशन करना चाहती हूँ। तो आपके टपल में सिर्फ 3 एलिमेंट्स रहेंगे, क्या, ठीक है, जो एम से पहले वाली जो चीजें हैं वो आपका एक एलिमेंट बन जाएगा, जो पार्टीशन जहां से हो रहा है, ठीक है, वो आपका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, वो सेपरेटर, वो आर्ग्यूमेंट आपका सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और बाकी का रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग आपका थर्ड एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस टपल में आपके सिर्फ 3 एलिमेंट्स रहेंगे, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जो आपका सेपरेटर है वो आपके लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं रहेगा स्प्लिट में, लेकिन यहाँ पे टपल में इंक्लूडेड रहेगा पार्टीशन में, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है लास्ट में, ठीक है, ताकि मूड अच्छा हो जाए। तो देख लो क्या क्वेश्चन है, 10 वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स एंड व्हाई, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिफायर्स के नाम दिए गए हैं, इसमें कौन से वैलिड है कौन से नहीं है ये आपको बताना है, वेरी इजी। फर्स्ट देख लो, पहला वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वाला वैलिड है, ठीक है, क्यों वैलिड है, क्योंकि स्टूडेंट अंडरस्कोर भी आपका वैलिड है, ठीक है। एक ही स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर में वैलिड होता है, वो है अंडरस्कोर, ठीक है। और आप अल्फाबेट और डिजिट्स तो लिख ही सकते हो, डिजिट्स को स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, वैसे लिख सकते हैं। ब्रेक वैलिड नहीं है क्योंकि ये आपका क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है। नेम इज वैलिड, ठीक है। 1 2 3 इज नॉट वैलिड क्योंकि आपका आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। यील्ड भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10
सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलती है एक एक लाइक से। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए, ठीक है, ऐसे ही सेशन चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे सेशंस मैं और बार बार डालती रहूं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली अब डालती रहूं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।